जी अस्सलाम वालेकुम मुनीर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सो मुनीर बताएं अपने बारे में, मुनीर अहमद कौन है? मुनीर अहमद की जर्नी कहाँ से शुरू हुई? अच्छा, मुनीर अहमद एक स्टूडेंट है आज भी, ठीक है, नन्ना मुन्ना सा स्टूडेंट, बॉडी में फैल गया लेकिन दिमागी तौर पे अभी भी एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है। 2006 से मेरे प्रोफेशनल करियर का आगाज़ ये ना मैं यहाँ पे रोकूंगी, ये वाली जो आपकी पहली स्टेटमेंट है ना, ये ग्रोथ की निशानी होती है किसी भी पर्सनैलिटी में, जो समझता है कि नहीं मुझे सीखना है, मुझे लर्न करना है, तो विच इज़ वेरी पॉजिटिव। बहुत शुक्रिया जी। 2006 में जब मैं यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ तो आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट ट्रांजेक्शन आई डिड ऑन इंटरनेट। वो था एक लैपटॉप लिया था मैंने, मैं ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, शॉर्ट करता हूँ। लैपटॉप लिया था, मुझे पसंद नहीं आया तो मैं उसी दुकानदार के पास बेचने गया तो ही सेट के 25% डिडक्शन हो गई। मेरी आंखें खुले रह गई कि भाई कल लिया है, डब्बा पैक है, 25% आप काटोगे। तो 2 दिन बाद गए ना आप दुकान से नीचे उतर के वापस जाएंगे तो क्या? तो मैंने उस वक्त एक पेज हुआ करता था vicent.pk के नाम से, आई डोंट नो आज है या नहीं है, उस पे आके मैंने वो लैपटॉप लगा दिया। मुल्तान से एक बच्चे की कॉल आई, कहता जी मुझे लेना है। मैंने कहा जी ठीक है, और उस वक्त सीरियसली मुझे नहीं पता था मुल्तान कितनी दूर और क्या है। वो आया है 5-6 घंटे के दौरान उसने मुझे 4-5 दफ़ा कॉल की जस्ट टू वेरीफाई कि मैं उठा रहा हूँ कॉल या नहीं। आया है, आके उसने स्ट्रेट अवे मुझे 45,000 दिए और जाने लगा। मैं कहा भाई लैपटॉप तो चेक कर लो। अच्छा, मैं तो उसको चेक करवा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे बैक ऑफ माइंड ये था कि भाई पैसे भी ओरिजिनल है या नहीं है अच्छा, आपने लैपटॉप लिया कितने का था? मैंने 40 का लिया था, 40 का लेके 45,000 में 5,000 रुपीज़ पहली ट्रांजेक्शन में बचा, तो वहाँ से बस ये नशा लगा। फिर ये नशा 2008 तक पाकिस्तान में चलता रहा। 2008 में आई वेंट टू दुबई, तो वहाँ जाके भी dubaisal.pk एक वहाँ पे क्लासिफाइड वेबसाइट है, वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई। तो वहाँ की जो पहली ट्रांजेक्शन थी आई स्टिल रिमेंबर, उसमें 250 दिरहम मुझे पहली ट्रांजेक्शन में वहाँ पे बचे थे। उसके बाद फिर पीछे कभी मुड़ के देखा नहीं। तो इट्स बीन ऑलमोस्ट 17-18 ईयर्स इनटू दिस डोमेन। तो उसके बीच में फिर मैं 2016 तक जो है एक सॉफ्टवेयर हाउस के साथ एसोसिएटेड था, इंडियन एंड ओमानी बेस्ड कंपनी थी। तो जॉब कर रहा था एज ए ऑपरेशन हेड, डिजिटल मार्केटिंग की थी, हमारा सॉफ्टवेयर वाली साइड थी, वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट थी। तो इसमें वो जर्नी वहाँ तक रही। 2016 में आई केम बैक टू पाकिस्तान। उसके बाद फिर परमानेंटली ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग में दोबारा अपने एज ए बिजनेस अपना अच्छा, मुनीर अहमद एज ए एंटरप्रेन्योर समझते, आपको क्या लगता है कि जॉब कितनी ज़रूरी है किसी भी एंटरप्रेन्योर की? मैं ये समझता हूँ कि आयशा, जॉब के बगैर आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते हो। उसकी रीज़न ये है कि जॉब के अंदर आपने सब चीज़ें देखी होती हैं। आप एक छोटे से करियर से स्टार्ट करते हो, पीक तक जाते हो, तो आपने उतार चढ़ाव सारे देखे। इवन आप अगर जो फैमिलीज हैं जिनके अंदर बिजनेस पिछले 3-4 नस्लों से चलता आ रहा है, उनमें भी आप एक चीज़ कॉमन देखेंगे कि वो अपने बच्चों को कभी भी बड़ी सीट नहीं देते। हमेशा अपने बच्चों को कहाँ भेजते हैं? किसी छोटे ऑर्गेनाइजेशन में भेजते हैं, या किसी अपनी सेटअप के अंदर छोटी पोजीशन पे रखते हैं, ऑन सैलरी। हाँ, ऑन सैलरी भी रखते हैं और औकात में भी रखते हैं, वो पीछे उठाते हैं। आई स्टिल रिमेंबर, मैं मतलब एक दोस्त है वो बता रहा था मुझे, कहता कि यार हम लोगों को पहले करियर के 6 महीने कहता मुझे बोर्ड रूम में जाने की इजाजत नहीं थी। 6 महीने कहता मैंने लेबर के साथ काम किया है, उनकी टेक्सटाइल लेदर फैक्ट्री है, कहता मैंने ऑन फ्लोर हर चीज़ वो की है जो मेरा एक लेबर करता है। उसके बाद 6 महीने के बाद मुझे बोर्ड रूम में आने की इजाज़त मिली, लेकिन बोलने की नहीं। अगले 6 महीने उसकी ट्रेनिंग हुई इस चीज़ की कि भाई अब आपने प्रॉपरली सीखना है, देखना है किस तरह। 1 साल के बाद ही वॉज अलाउड टू स्पीक फर्स्ट वर्ड। तो जॉब में ये चीज़ें आपको जो है ना लर्न करनी होती है। आपको नहीं लगता, आपका भी इंटरेक्शन होता है आपकी कंपनी में, ये मेरे साथ भी होता है। पहले मुझे लगता था सिर्फ मेरा मसला है। हमारे पास इंटर्न्स आते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से, हर तरह की, नाम लेना किसी का भी मुनासिब नहीं होगा। बच्चों का टेम्परामेंट नहीं है काम करने का। जॉब जी, हमें तो जॉब करनी नहीं है, हमें तो अपना बिजनेस। भाई बिजनेस कैसे करोगे? आपको पता है बिजनेस होता क्या है? बिजनेस की पेन लेना एक बड़े हौसले वाले बंदे का काम है। एक वीक नर्व्स वाला बंदा बिजनेस नहीं कर सकता। अच्छा, पता क्यों? ये इस वजह से आया कि हमारे यहाँ 25-26 साल का बच्चा, मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ कि जुमा 4 दिन हुए उनके डायपर उतरे और आज वो CEO कहलाना चाहता है। अच्छा, मुझे बड़ा मजा आता है। लिंक्डइन की प्रोफाइल खोले ना तो आपके पास रिक्वेस्ट आई होती है, तो नीचे XYZ कंपनी CEO ना, मतलब CEO मुझे तो लगता है भाई, मतलब छेड़ी बन गई है CEO। बने अच्छी बात है, लेकिन भाई ये देख तो लो। मैं ये कहता हूँ कि एक एंटरप्रेन्योर को, एक CEO को पाकिस्तान जैसी जगह पे भाई यू गॉट टू डील विद बिजली के बिल, यू गॉट टू डील विद वासा वाला, इलेक्ट्रिशियन वाला, आपके ऑफिस बॉय, चाय के पत्ते खत्म हो गई, सब चीज़ यहाँ ये सब करना पड़ता है। देखें मतलब ऐसे ही है ना कि एक एंटरप्रेन्योर वो है कि जिसको आप बुर्ज खलीफा पहले जाके धक्का दे, हाँ, जमीन पे गिरने से पहले ना वो अपना पैराशूट या हेलीकॉप्टर या कोई चीज़ सर्वाइवल के लिए बना के नीचे जमीन पे सेफली लैंड कर जाए। खुद ही करना है, ऑब्वियसली आपको खुद आपके साथ कोई सपोर्टर नहीं है। और मजे की बात है कि आजकल तो हर स्टेबल बिजनेसेस को भी करना एक मुश्किल काम है, बट आई बिलीव के काम
कराने के लिए भी दो चीज़ें हैं, या तो पावर है या पैसा चाहिए। बिल्कुल। बट मुझे लगता है अगर आपको खुद पता नहीं कि करना कैसे है, बिल्कुल छोटे लेवल से देखेंगे, हमारा टी बॉय अगर ऑफिस में नहीं आ रहा तो हम काम नहीं कर पाएंगे, हम फोकस नहीं कर पा रहे क्योंकि चाय नहीं मिल रही। और एक चाय बनाने में अगर बंदा आ रहा है कि 20 मिनट में चाय बन रही है, तो अगर आपको खुद नहीं पता ना चाय का कप कितनी देर में बन रहा है, तो आपको पहले तो आपका टी बॉय बेवकूफ़ बनाएगा। बिल्कुल। और इसी तरह से आपकी कंपनी में जितने लेयर्स हैं, उस सब लेयर्स में अगर आप खुद इन्वॉल्व नहीं हैं, तो फिर आप पहले वो जाके सीखें, फिर उसके बाद आएँ और अपनी कंपनी बनाएं, तो फिर आप कर भी जाएंगे, मैनेज भी कर जाएंगे, सर्वाइव भी कर जाएंगे। और ऑनेस्टली आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस दिस थिंग कि जब आपको पता होती है ना, और आपके स्टाफ को भी पता है कि हाँ बंदा ऑन ग्राउंड आता है, खाली बॉस नहीं है, ठंडे रूम का सीईओ नहीं है, तो वो आपके साथ कभी भी मैनिपुलेट नहीं करते। वो आपके साथ, उनको पता है कि यार इसको हर चीज़ खुद पता है, खुद करता भी है ये, तो वो आपको गेड़ा नहीं करवाएंगे। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जो भी बंदा, मैंने ये अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, चाहे वो पेड सीईओ है, चाहे वो अपनी कंपनी का सीईओ है, या वो किसी भी पोजीशन पे है जो किसी अपनी चीज़ को ऑन कर रहा है, अपने सेटअप को या स्टार्टअप को या किसी भी सिस्टम को, वो बेवकूफ़ नहीं हो सकता। बिल्कुल। क्योंकि वो इतनी मार खा के वहाँ तक पहुँचेगा, उस पोजीशन पे आया, तो वो उसकी बहुत जर्नी रही है, और वो जर्नी इतना कुछ सिखा चुकी है। अगर हमें लगता है कि हम उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो फिर हम खुद बेवकूफ़ हैं। इसकी ना मैं मिसाल इस तरह से देता हूँ, शायद जब हम स्कूल या कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो कभी कोई लेफ्ट राइट कुछ चीटिंग वीटिंग का कोई होता था ना मूड, हमें लगता था टीचर बेवकूफ़ है, इसको पता नहीं, जबकि टीचर इग्नोर कर रहा होता है। तो सेम में ये कहता हूँ कि भाई देखे, जो इस चेयर पे बैठा हुआ है ना, वो चेयर की इतनी ज़्यादा प्रेशर है और उसकी इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि काम बच्चा नहीं सोच सकता उस लेवल तक। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको निभानी पड़ती हैं, क्योंकि आपके पीछे और कोई नहीं है, आपके ऊपर और कोई नहीं है। Correct. तो एज ए बिजनेस ओनर आप ही को डील करना है इन सारी चीज़ों के साथ। तो इन बच्चों को ये चीज़ समझ लेनी चाहिए। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि यार 4-5 साल शुरू के जो है ना, धक्के खा लो, लाइफ टाइम एंजॉय करोगे। अच्छा, ये सब है ना, एक्चुअली जब बच्चे ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, मुझे लगता है 3 साल तो आपको समझ ही नहीं आती। हाँ, नहीं आती। आप मार्केट में, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना वीक है कि जब मार्केट में आते हैं तो पता ही नहीं क्या करना है। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज वर्किंग इन मीडिया, तो मेरे पास एक यूनिवर्सिटी का एक बैच आया इंटर्नशिप के लिए। मैसकॉम में एमफिल कर रहे थे वो बच्चे, स्टूडेंट्स, बच्चे तो नहीं थे, मतलब उनमें कुछ 3 लड़कियां थी, एक लड़का था। तो मैंने उनको एक असाइनमेंट दी कि आप ना पैकेज लिखें, पैकेज बनाएं। कहते मिस कौन सा पैकेज? आधे घंटे बाद मेरे पास आई। तो पहले मुझे गुस्सा आया, फिर मुझे हंसी आई। मैंने कहा पैकेज पूरी रात में करके फोन पे 12 बजे के बाद वाला 12 बजे के बाद वाला पैकेज। तो ऐसे देखा तो मैसको में करके आया ना, तो फिर मुझे ना बिलीव हो गया। वो एक कहते थे ना कि जिसको कहीं एडमिशन नहीं मिलता उसको मैसकॉम में मिल जाता है। तो जिसको कुछ नहीं करना वो मैसकॉम कर लेते, उसके बाद उनको पता मीडिया में जाके क्या ही करना है। हाँ, ऐसे ही है। तो बट ये गलत है, मतलब ये हम कर क्या रहे हैं, अपने सिस्टम के साथ क्या करें? अगर आपका स्टूडेंट इस माइंडसेट के साथ मार्केट में आ रहा है तो काम कौन करेगा? देखिए, पूरे सिस्टम को ना, इसकी सारे सिस्टम की ओवरऑलिंग होने वाली है। आपके घर से लेके आपके स्कूल, कॉलेज एंड देन यूनिवर्सिटी एंड देन योर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उसके बाद आती है फिर आपकी इंडस्ट्री आती है। तो कहते हैं ना पंजाबी में, तानी दी तानी बिगड़ी हुई है। तो टॉप टू बॉटम हर चीज डिस्टर्ब है इस वक्त। तो जब तक ये चीजें फिक्स नहीं होंगी, या माइंड सेट एटलीस्ट उस वक्त हमारा फ्रेम नहीं होगा ना कि यार हाँ ये ठीक करना है। इसकी मिसाल ऐसी मैं देता हूँ कि देखिए, अब कंपनी आप चला रही है, मैं भी चला रहा हूँ। अगर हम ही ऊपर से कंपनी का कंट्रोल नहीं रखेंगे तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नीचे से चीजें बेहतर होंगी? सबसे पहले हमें खुद एज ए बिजनेस ऑनर करना है। बहुत बड़ा दुखती रख छिड़ी आपने। मुझे मतलब लगता था कि अच्छा भाई, आप थोड़ा सीनियर बंदा रख लें इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स, इन टर्म्स ऑफ एज, तो काम हो जाएगा। बट आई बिलीव कि जो बंदा नौकरी कर रहा है ना, 2 माइंडसेट है, एक जॉब माइंडसेट है, एक बिजनेस माइंडसेट है, ठीक है। बट जिसका जॉब माइंडसेट है ना, वो एज के किसी भी हिस्से भी होगा ना, वो जॉब इसीलिए सारी जिंदगी जॉब माइंडसेट रहता है, क्योंकि उसकी सोच ही 9 to 5 की है। उसकी सोच ही पहले 10 दिन सैलरी की है, और उसके बाद उसको बस इतना ही करना है, उसको काम भी उतना ही करना है। और वो लोग जिनका बिजनेस माइंडसेट है, नौकरियों से निकलते हैं, काम करके आ रहे हैं, उनको पता है कि उनको सारी जिंदगी इस 9 to 5 में नहीं रहना। एक तो वो लोग टाइम नहीं बाउंड नहीं होंगे, बिकॉज वो कीन है, उनकी भूख है सीखने की, उनको सीखना है। वो कभी भी अपनी सैलरी के उन रुपीस और हजारों लाखों के पीछे नहीं भागेंगे। और ये मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस है। इसमें एक पॉइंट ऐड करता हूँ। देखें, पहले यहाँ पे ये देख लेते हैं कि जॉब से बिजनेस में जाता कौन है। आपने की बात की माइंडसेट की। माइंडसेट होते हैं 2, एक है जॉब माइंडसेट, दूसरा है ऑनरशिप माइंडसेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ मैं आई एम द पर्सन, आपके सामने एग्जांपल बैठी है। मैंने जिंदगी में जितनी नौकरियां की हैं, कभी
अपना पे रोल देख के ये नहीं देखा अच्छा मेरी तो इतने पैसे मुझे मिल रहे हैं और मेरी ये जेडी है। नहीं भाई, मैं वो बंदी थी जाके कहना काम नहीं है, काम बता दें, आपके काम में जाऊंगी, आपके काम में जाऊंगी। क्यों? मैं टाइम दे रही हूँ वहाँ पे, अगर उस टाइम में मैं लर्न नहीं कर रही ना तो फिर मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं और आप फिर वो बड़े बड़े ख्वाब नहीं देख सकते। आप अपने करियर में ऊपर जाने की जो आपकी चाहत है वो नहीं देख सकते जब तक ऑनरशिप नहीं आएगी। मैं हमेशा बच्चों को अपने यही कहता हूँ ऑफिस में कि यार देखो, जॉब तो आपने कर दी, जॉब वेल डन, दैट्स व्हाई यू आर हियर, लेकिन जॉब ही है। जिस दिन ये आपका माइंडसेट जॉब से निकल के ऑनरशिप में आ गया, करनी पड़नी है। देखिए, उनको पे भी मिलनी है, आपकी जगह पे 10 लोग पीछे खड़े हैं, मिल जाएंगे, पे भी मिल जानी है आपको, आपकी जॉब भी उस दिन के लिए वेल डन हो गई। लेकिन जिस दिन आप ऑनरशिप लोगे ना, वो प्रोजेक्ट भी चलेगा, कंपनी भी फ्लरिश करेगी और आप जाती तौर पे फ्लरिश करना शुरू करते हैं उस दिन। तो मैं ये चीज समझता हूँ कि बच्चों को इस माइंडसेट में थोड़ा सा आना चाहिए कि भाई थोड़ी ऑनरशिप ले और कल को आप अपने आप को देखें। अब मैं एक दिन बैठा हुआ था, हमारा टीम का लंच था, तो ऐसे ही मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ दिया, मैंने कहा यार इस साइड से शुरू हो जाए, सारे मुझे ना बताएं कि अगले, ये न्यू ईयर की बात है, मैंने कहा आपके अगले साल 3 साल और 5 साल का किसी के पास गोल है? ट्रस्ट मी, किसी एक बंदे के पास नहीं प्रॉपरली नहीं होता। तो मतलब क्या वहां पे बंदा इनको समझाए? अच्छा, मैं भी ना शुरू में अक्सर ये करती हूँ, जब मुझे लगता है कि अच्छा कुछ समझ लेगा, आपकी टीम मोटिवेट करना चाहिए, बट कई दफा मुझे लगता है मैं अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हूँ, घर की मुर्गी दाल बराबर है, वेस्ट कर रही हूँ। इनको सिर्फ ये मतलब है कि अच्छा 7 कब बजेंगे और सैलरी की डेट क्या है, और उसके बाद काम देने वाला तो बहुत ही हो जाए काम नहीं करना पड़े। मतलब इतने हडरम माइंडसेट ये कहाँ से निकल आया? बस ये देखिए, वो कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। भाई कुछ दिन पहले मैं अपने कुछ जो है ना स्टाफ को एक ट्रेनिंग में लेके गया, पेड ट्रेनिंग थी बाय द वे। वो सारी बातें जो मैं उनके साथ ऑन अ रेगुलर बेसिस करता हूँ, एग्जैक्टली रेप्लिका बातें वहां पे हुई, और उस कॉन्फ्रेंस को होस्ट भी मैं ही कर रहा था। मैं क्या फोन तबीयत ठीक है? कहते सर आप कहते तो ठीक है, लेकिन क्या है कि वो उस बंदे के मुंह से निकल रहे थे जो आउटसाइडर था और उसका मतलब 40 मिलियन पर एनम कर रहा है वो, ठीक है। तो उनको लगा नहीं, बातें तो मुझे भी यही कर रहे हैं, हम एजेंसियां बंद करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं, ट्रेनर बन जाते हैं, क्योंकि शायद हम पैसे लेके जब बात करेंगे तो लोग ज्यादा सुनेंगे। हाँ। फ्री वाली बात की वैल्यू नहीं होती। ऐसे ही है। अच्छा मुनीर, आपकी जर्नी में आपने काम तो कर लिया, अच्छा आप डिजिटल, आपके लिए डिजिटल क्या है? आपने डिजिटल को कैसा देखा और आप उसको कैसे लेके चल रहे हैं अपने क्लाइंट्स के साथ? देखिए, डिजिटल इज द ओनली फ्यूचर फॉर पाकिस्तान। मैं ग्लोबल तो बात ही नहीं करता ना, वो तो खैर समझे हुए लोग हैं, मैं अपने लिए बात करता हूँ कि हमारे लिए, हमें तो भी डिजिटल में आए हुए 3 साल हुए ना, कोविड के बाद तो हमें समझ में आया कि डिजिटल क्या होता है। अभी भी मैं कहता हूँ कि पहला स्टेप रखे, अभी दूसरी टांग हमारी हवा में है, वो जमीन पे नहीं अभी रखी हमने, क्योंकि अभी तो लॉन्ग वे टू गो फॉर अस है। देखिए, किसी भी दुनिया के अंदर इस वक्त आप नजर दौड़ा लें, हर आपको तरक्की याफ्ता ममालिक जो है उसके अंदर एक ही चीज नजर आएगी आपको, डिजिटलाइजेशन। ये वो वाहिद चीज है जो आपको क्विक रिच स्कीम के अंदर डाल सकता है। आजकल हमारे बच्चे को चाहिए भी यही ना, आप फैक्ट्री लगा लें, 7, 8, 10 साल की जर्नी है। आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस खोल ले, पाकिस्तान में 3 से 5 साल की जर्नी है। दिस इज द ओनली मीडियम एट द मोमेंट जहाँ पे आप शायद 1 साल के अंदर भी वो अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं, सारी वो लग्जरीज अफोर्ड कर सकते हैं जो आपने ख्वाबों में देखी हुई है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि चाहे वो बच्चा है या बिजनेस ऑनर्स है, अभी थोड़ी देर पहले आपके पास भी जो क्लाइंट आए थे वो क्यों आए आपके पास? अपेरेंटली मुझे वो लग रहे थे कि जिस तरह ट्रेडिशनल किसी बिजनेस 16 साल से वो बिजनेस कर रहे थे ट्रेडिशनल में, और माशाल्लाह बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, बट अब जाके उनको लगा नहीं हम डिजिटल चाहिए। हाँ। तो ये पॉइंट है कि एक तो है पैसा, अब बात आ चुकी है ब्रांड्स की। अब लोग ना ओपन मार्केट से जाके प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, आप अच्छी ब्रांडिंग और लेबलिंग के साथ जाएंगे तो यू विल गेट मल्टीप्लाई बाय 3 अमाउंट। हाँ बिल्कुल। अभी देखिए हमारे ना माइंडसेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। अभी भी लोग क्या है कि बिलबोर्ड पे रिलाई कर रहे हैं, टीवीसी पे रिलाई कर रहे हैं, अभी भी रिक्शे के पीछे बैनर लगाने पे रिलाई कर रहे हैं। आपको मैं एग्जांपल दूंगी, हमने 3 साल पहले एक क्लाइंट आया हमारे पास, नाम नहीं लूंगी, शहद का क्लाइंट था, ठीक है। तो 1.5 महीना लगा के हमने उनकी टीवीसीज, क्रिएटिव, एनिमेशंस सब बना दिया, वेबसाइट्स। मैजेंटो पे जाइए, मैजेंटो की जरूरत नहीं, हमें मैजेंटो पे चाहिए, ख्वाहिशात है भैया, ठीक है आपके पास लगा लें। तो आखिर में जब कैंपेन एंड हो रही तो कहते हैं उनके सीईओ, अच्छा रक्षिया दे इश्तेहार के थे रिफ्लेक्सा। माइंडसेट है ना। तो मैं आज भी ना नहीं बता सकती कि हमारा क्लाइंट है जिसके रक्षा के पीछे भी फ्लेक्स लिखा हुआ आता है, ठीक है। देखिए रक्षा के पीछे लाहौर का रक्षा यूनियन, ये वहां तक ठीक है। अच्छा मजेदार बात है ये देखें कि
हमारे जितने भी प्रॉस्पेक्ट हैं, ये क्लाइंट हैं, उनको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि एक टीवीसी का इश्तिहार आपका 30 सेकंड का है, मैक्सिमम आपको 1 मिनट की स्लॉट मिलती है, उसके अंदर यू आर पेइंग लाइक थाउजेंड्स ऑफ डॉलर। यहाँ पे क्या पे कर रहे हैं आप? चंद बग्स पे करते हैं और उसके अगेंस्ट आपको रीच क्या मिलती है? प्लस आपकी सिलेक्टेड, आपकी रिक्वायर्ड। आप ओपन मार्केट में इतना पैसा लगा रहे हैं, इतने लोगों को दिख रहा है, बट उसका काउंट नहीं है, और किनको दिख रहा है ये भी नहीं पता, और आपके पास कोई कैलकुलेशन भी नहीं है। ही नहीं है। अब देखिए बिलबोर्ड लगता है हमारा, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन टाइम चेंज हो गया ना। अच्छा, अब इसकी भी एक रीजन है, हर मीडियम हर किसी के लिए नहीं है, क्लाइंट को ही समझना चाहिए। बिल्कुल। मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने ना पिछले साल एक सैलून लॉन्च किया, लॉन्च कर रही थी जनवरी में, इन्हीं दिनों में, तो कहती प्री हाई पे सैलून पे भी काम शुरू है, मुझे ना आउटडोर करना है। मैं कहा यार तू कर ले, मतलब मेरे से करवाओगी या किसी से भी कराओ, मुझे तो बिजनेस मिलेगा, बट एक सिंसियर मशवरा है, आउटडोर पे मत जाओ। सही। एक तो सैलून के लिए आप स्टार्ट ले रहे हो तो दिस इज नॉट फॉर यू। बिल्कुल ठीक है, और अभी बन रहा है, आप ऑपरेशनल नहीं हो, बट क्योंकि हमारे यहाँ ना एक वो भी है ना कि हमें दिखाना है लोगों को कि भाई देखो हम डूइंग दिस, तो उसमें क्या हुआ, 2 मिलियन की कैंपेन लगा ली, कर ली, पूरे DHA में डिजिटल स्क्रीन्स लग गई हैं। 6 महीने के बाद पता चलता है सेल नहीं हो रही। अच्छा, वही अगर 2 मिलियन का बजट आपने डिवाइड करके 6 मंथ्स के लिए डिजिटल पे लगाया होता तो 6 मंथ्स में आपकी इतनी अवेयरनेस होती कि आपको एटलीस्ट, आपके पास कस्टमर नहीं आता बट कस्टमर आपके ब्रांड को बाय नेम जानते हैं। तो ये समझने की जरूरत है हमें, ये आपको भी चैलेंज आता होगा कि किसको क्या करना है। भाई ये मीडियम आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो रिटेलर्स हैं, जिनकी प्रोडक्ट है, जिनके नियर बाय स्टोर्स हैं, उनकी उस प्लेटफॉर्म से उनको सपोर्ट मिलेगा, उनके फिजिकल स्टोर्स को, उनकी फुटफॉल को। बिल्कुल ऐसे। देखिए इसका बल्कि ना मैं रिवर्स इंजीनियरिंग बताता हूँ इसकी। एक ब्रांड है सेंटेंस स्टोरीज, उसने अन्नी मचा दी है, लिटरली अन्नी मचा दी है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टार्ट किया ऑनलाइन से, अब इस वक्त वो फिजिकल की तरफ जा रहे हैं। अब उसके होगा क्या कि देखिए उनके कस्टमर्स को कुछ इशू ही आ रहा था जी कि हम जो है ना पहले उसको देखना चाहते हैं प्रोडक्ट, फ्रेग्रेंस है ना, हाँ फ्रेग्रेंस, हाँ। अच्छा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोई मसला नहीं, जितने बड़ी सिटी से आ जाए, ये हमारा लाहौर में स्टोर है, ये हमारा इस्लामाबाद में, ये कराची में स्टोर है, तो उन्होंने रिवर्स किए, रात दिन के ट्रेडिशनल खोलते और फिर डिजिटल पे जाते। तो अब बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं, हमारा खुद का कपड़ों का एक ब्रांड है, ब्यूटी का है, आपका भी माशाल्लाह लॉन्च जा रहा है, तो उसके लिए बल्कि आपको जो है नेक तमन्नाएं, अल्लाह करे इंशाल्लाह कामयाबी मिले। देखिए हम लोगों ने आउटलेट्स नहीं खोले, हम लोगों ने क्या किया, ऑनलाइन पे जा रहे हैं। हाँ, जब ऑनलाइन में एक बस क्रिएट हो जाएगा फिर हम आउटलेट की तरफ सोचेंगे। करेक्ट। तो रादर देन स्पेंडिंग लाइक 10 मिलियन 20 मिलियन ऑन डेकोरेशन ऑफ आउटलेट, भाई उसका 10% 20% ऑनलाइन पे लगा दो, आपका ब्रांड बन जाएगा। एग्जैक्टली। मुझे ये लगता है कि जितना पैसा आपने मार्केटिंग पे लगाना है ना, वो आप अपनी क्वालिटी पे लगाएं, क्योंकि ऑनलाइन का ये चैलेंज क्या आपके पास आता है, आई बिलीव हम अपने क्लाइंट्स को भी कहते हैं, हम अपना ब्रांड भी जब कर रहे हैं तो यही है कि हम प्रॉफिट थोड़ा कम कमा लेंगे जी, मार्केटिंग के थोड़े शायद PR पे थोड़े कम पैसे लगा लें, बट प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। क्योंकि 10 लोगों के पास जा रहा है ना, तो हम कहते हैं जी हमारी कन्वर्जन रेट 3% है, मैं कहती हूँ 5% हो सकती है, प्रोडक्ट अच्छा है बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, एक दफ़ा आप एक बड़ी मेहनत से हम कस्टमर को तक पहुँचते हैं, उसने आपको एक्सपीरियंस कर लिया, और अगर वो बैड एक्सपीरियंस हुआ तो आपके अगले 10 कस्टमर खराब हो जाएगा। और इसमें जो अभी मैं वैसे तो पाकिस्तान में बहुत कम काम करता हूँ, लेकिन जितना किया है, मैं ऑफ कैमरा भी आपसे बात कर रहा था, जो मुझे चैलेंज है ना कि लोगों को भी पता ही नहीं है कि डिजिटल का पावर क्या है और ये किस तरह आपके लिए एक मैजिकल रोल प्ले करता है। आप ई-कॉमर्स में ज्यादा काम कर रहे हैं? मैं ई-कॉमर्स पे कर रहा हूँ, ज्यादा मेरा इंटरनेशनल उस पे देखिए फायदा क्या होता है कि कस्टमर को पता है उसको क्या चाहिए। अच्छा, लोकल मार्केट में, क्योंकि हम तो लोकल ही काम कर रहे हैं ज्यादातर मेजरली, यहाँ पे एक तो अभी रिसेंटली पता चला, जो हमारे 8 दिनों में जिसको पता लग रहा है उसको लगता है फेसबुक पेज बनाना आ गया तो मैं तो मार्केटियर बन गया। एजेंसी ऑन बोर्ड कर ली, भाई कल ऐड लगाया, सेल नहीं आई, मैडम सेल नहीं आई, रोज एक प्रेशर, इतने पैसे कट के सेल नहीं आई। बिल्कुल, ये हमारे साथ हुआ। हमने 2 साल पहले एक स्किन केयर लॉन्च किया। अच्छा, अब क्लाइंट की ब्रीफ क्लियर नहीं, ब्रांड लॉन्च करने में हमें खुद भी 2-3-4 महीने लग गए, करते करते 2 महीने हमारी टेस्ट एंड ट्रायल सैम्पलिंग पे लग गए, प्रिंटिंग क्योंकि फाइनल देनी है। 5वें महीने जाकर जब कैंपेन एक्चुअली फर्स्ट मंथ में ऑपरेशनल हुई कैंपेन, तो 20 दिन के बाद एक बड़ी भड़कती हुई कॉल आई, सेल नहीं हो रही, 50,000 रुपये कट गए। भैया अवेयरनेस पे चल रही है, लोगों को यही नहीं पता कि ई-कॉमर्स वर्क कैसे करता है, उसके फनल्स हैं, मतलब जादू का चिराग अलादीन का फेसबुक में हम रगड़ेंगे तो क्या हुक्म मेरे अकाउंट में इतनी सेल दे दो, तो ऐसा तो कुछ होने नहीं वाला। तो ये यहाँ पे तो ये चैलेंज है कि लोगों को लगता है बस आज स्टोर बना कल सेल आ जाएगी।
ये ई कॉमर्स ये वाला चैलेंज इंटरनेशनल मार्केट में इंटरनेशनल में बहुत कम है वहाँ पे भी, ऐसा नहीं है कि वो सारे बहुत ही दूध के धुले, वहाँ पे भी है, लेकिन पाकिस्तान की निस्बत लेट्स से अगर यहाँ हमारे 10 में से 7 क्लाइंट को अवेयरनेस नहीं है ना, तो वहाँ 10 में से सिर्फ 1 या 2 है जिनको अवेयरनेस नहीं है। वहाँ क्लाइंट क्या करता है, पहले पूरी अपनी स्टडी करके आता है, उसको पता है कि उसको क्या चाहिए, उसको ये भी पता है कि शॉपिफाई में, मजेंटो में, वूकॉमर्स में, बिग कॉमर्स में फर्क क्या है, वर्डप्रेस में फर्क क्या है, उस चीज को अंडरस्टैंड करता है। क्या फर्क है वूकॉमर्स में, मतलब जो प्रोडक्ट्स पे आ रहे हैं, कोई भी 50, 200, 400, 500 प्रोडक्ट के साथ आ रहा है, उसको वी कॉमर्स पे जाना चाहिए, ये शॉपिफाई पे जाना चाहिए? शॉपिफाई, वूकॉमर्स, बिग कॉमर्स ये सारे एक ही चीज है, लेकिन आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि शॉपिफाई पे जाएं, क्योंकि उसने अपना डेटाबेस इतना ज्यादा बड़ा कर लिया हुआ है और इतना मैच्योर हो गया हुआ है। इवन उसकी जो थर्ड पार्टी एप्स हैं, जो प्लगइन्स हैं, वो भी इतने रेडिली अवेलेबल है और उनके डेवलपर्स ने इतनी मेहनत की है कि वो बहुत स्मूथ है, सीमलेस है। आपका वूकॉमर्स भी बेहतर है, लेकिन वूकॉमर्स में प्रॉब्लम आती है आपको कल को जब आप थोड़ा सा ग्रो करते हैं, आपको चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि ओपन सोर्स है, कंट्रोल किसी का है नहीं कि कल को आपको जो है इश्यूज आते हैं। मैंने जो चीज एक्सपीरियंस की है, जितने लोग वर्डप्रेस पे, वूकॉमर्स पे हैं, उन सबके साथ कुछ ना कुछ चैलेंजेस चलते रहते हैं। ऑन द अदर हैंड शॉपिफाई इतना स्मूथ है कि एक दफा आपने कर दिया, उसके बाद भूल जाए। इवन आपको कोई टेक्निकल बंदा भी रिक्वायर्ड नहीं है टू मैनेज ऑन अ मंथली बेसिस। वेयरएज आपको वूकॉमर्स के ऊपर बंदा लाजमी चाहिए ही चाहिए, आपको डेवलपर चाहिए, अदरवाइज आपके बग्स आते रहेंगे। अच्छा, ई कॉमर्स कैसे वर्क करता है और आपको क्या लगता है कि अगर कोई, ये अवेयरनेस भी होगी हमारे व्यूवर्स के लिए कि कोई स्मॉल लेवल पे बिजनेस कुछ करना चाह रहा है, प्रोडक्ट करना चाह रहा है ई कॉमर्स, तो कैसे करें? मतलब आजकल ना एक आया मैं ई कॉमर्स कर रहा हूँ, भाई क्या है ई कॉमर्स, मुझे भी समझा दो। मतलब मैं 6 साल से एजेंसी चला रही हूँ, ये ई कॉमर्स कोई कोर्स है, हमें नहीं पता, मीडियम तो हमें पता है। तो ये अगर कोई एक स्टोर बन रहा है, तो कितनी देर में वो ऑपरेशनल होगा, उसकी सेल्स कितनी देर में कन्वर्ट होगी, जो असल क्लाइंट का मुद्दा होता है? बिल्कुल सही है। अच्छा देखिए आयशा, ये डिपेंड करता है कि आप मॉडल किस पे जा रहे हैं। पहले तो मैं इसके मॉडल्स बताता चलूँ। जब आप ई कॉमर्स की बात करते हैं, ई कॉमर्स का मतलब है कि ऑनलाइन कोई भी चीज आप सेल कर रहे हैं ओवर द इंटरनेट, तो ई कॉमर्स कहलाती है। अब इसके अंदर आ जाते हैं मुख्तलिफ मॉडल्स। सबसे पहला और सबसे ऑथेंटिक और लेजिट मॉडल है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल का मतलब है जिस तरह आप अपना ब्रांड लॉन्च करने जा रही है, ये प्राइवेट लेबल कहलाएगा। उसके बाद आता है होलसेल। होलसेल क्या है कि आप ऑलरेडी मार्केट में एस्टैब्लिश ब्रांड्स हैं, उनसे आप उनकी डीलरशिप ले लेते हैं या ऑनलाइन सिर्फ राइट्स ले लेते हैं सेल करने के लिए। फेसबुक पेजेस में वो खवातीन इतवार बाजार की तरह खड़ी होकर कमेंट्री भी कर रही होती है और प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर रहे होते हैं। वो एक और चीज है, वो एक और चीज है। उस पे मैं आता हूँ, वो 5वां मॉडल लेवल के होलसेल है। एग्जांपल में देता हूँ, जिस तरह लोरियल है, ठीक है, आपका पेंटीन शैम्पू है, पेंटीन से आप करते हैं, आप कहते हैं जी ये लाहौर के इस पर्टिकुलर रीजन के लिए मुझे दे दें, या आप कहते हैं जी मुझे सिर्फ दराज पे बेचने के लिए इसकी आप ऑथराइजेशन दे दें, या आप लोरियल से कहते हैं जी मेरा एक xyz.com एक पोर्टल है मेरा, या मेरा एक स्टोर है, इस पे बेचने की मुझे इजाजत दे दें। वो अगर आपको दे देता है, जो भी उसका डिस्ट्रीब्यूटर है या उसका रिटेलर यहाँ बैठा हुआ है या उसका जो ऑफिशियल यहाँ पे खुद ब्रांड बैठा हुआ है, तो ये होलसेल आ जाता है। इससे अगली चीज आ जाती है ड्रॉप शिपिंग। ये कैंसर है। अब कैंसर का पेशेंट कितने दिन सरवाइव करेगा, गॉड नोस। हो गई है हाँ, अब ड्रॉप शिपिंग क्या है? ड्रॉप शिपिंग ये है कि आपने लोरियल को पकड़ा, पेंटीन को पकड़ा, किसी XYZ को पकड़ा, बगैर उनको बताया, बगैर अपनी पोजीशन में प्रोडक्ट लिए आपने लिफ्ट कर दी अपने स्टोर के ऊपर। ऑर्डर आया, आपने कहीं से भी लेफ्ट राइट से उसको पकड़ के डिस्पैच करवा दिया, ये कहलाती है ड्रॉप शिपिंग। फिर आ जाती है इसी के अंदर ये जो आप कह रही है ना खवातीन आजकल करती हैं, खवातीन क्या कर रही हैं कि वो किसी नियर बाय, जो मुझे जितना पता है इसका, वो नियर बाय किसी भी अपने जो है ना करीबी उससे राब्ता कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वॉल्स पड़ा हुआ है, इसके वो कहीं देख लेंगे आसपास स्टोर कौन सा है, उनसे बोलेंगे जी हम आपकी ये प्रोडक्ट बेचेंगे, जो बिकेगी हम आपसे लेके दे देंगे। ठीक है, ये भी ड्रॉप शिपिंग ही है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा लाइव जाके, हाँ लोकल लेवल पे लाइव जाके उसकी पूरी डिमोन्स्ट्रेशन दिखा के, उसके फीचर्स दिखा के, आगे पीछे झाड़ जोड़ के उसको सारा दिखा के वो बेचते हैं। ये एक नया ट्रेंड आया है लाइव जाने का। ये भी वेरी रिसेंटली टिकटॉक के ऊपर भी बड़ा पॉपुलर हुआ, यूएस के अंदर प्रोडक्ट डिस्प्ले करवाते हैं सारा। ये वो ऐसे जैसे टेली मार्केटिंग एक जमाने में होती थी। जी 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 बिल्कुल। वो फेसबुक लाइव में आ रही है। हाँ, लाइव में उसी लाइव में चलते चलते आप ऑर्डर प्लेस कर देते। ये समझ लें कि ई कॉमर्स का जुगाड़ू तरीका है कि कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई ऑर्डर ट्रैकिंग नहीं है। प्रॉपर ब्रांड तो ये काम नहीं करेगा। नहीं, कोई भी प्रॉपर के छोटा ब्रांड भी नहीं करता। अच्छा, ये करता है क्या है, बेसिकली 1 घंटे का लाइव, 2 घंटे का लाइव सेशन करेंगे, उसमें 20-25 प्रोडक्ट का डिमोन्स्ट्रेशन देंगे। अब आपने ऑर्डर प्लेस करना है, वहां पे कमेंट डाल
डाल देंगे। एट द एंड ऑफ द सेशन वो पोस्ट करेंगे, जाके फिर सारा 1 by 1 मैनुअली ट्रैक करेंगे, अच्छा इसने मुझे ये ऑर्डर किया, इसने ये ऑर्डर किया, फिर उनसे वो कांटेक्ट करेंगे। इट्स ऑल लेबोरियस वर्क, इसमें कोई ट्रैकिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो मैं तो इसको ई कॉमर्स कहता भी नहीं हूँ, क्योंकि आप सिर्फ एक इंक्वायरी जनरेट कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन नहीं हो रही इंटरनेट के ऊपर। ब्रांड जो है वो ब्रांडिंग से बनता है, बिल्कुल ठीक है। और हमारे कस्टमर बहुत सारे ऐसे, सब नहीं, बहुत सारे कस्टमर ऐसे लगता है जो प्रोडक्ट पे लगा के सब लगा लिया, अरे ब्रांडिंग में कॉम्प्रोमाइज कर लें। भाई ब्रांडिंग बिकनी है, ये स्टेजेस है सारी। कोई भी चीज आपने कॉम्प्रोमाइज की, आपकी प्रोडक्ट सिलेक्शन, प्रोडक्शन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर सर्विसेज, ये 4 इसके मेन स्टेक होल्डर्स हैं। किसी एक पे भी कॉम्प्रोमाइज किया तो समझ लीजिए कि आप अपने ब्रांड के साथ ज्यादती कर रहे हैं। मतलब अगर आपको पैसे बचाने हैं तो मैं कहती हूँ फिर आप बिजनेस ना करें, फिर आप सेविंग करें। नहीं अच्छा, इसमें भी एक पॉइंट है। पहले दिन से आपको डिसाइड करना है कि आपको एक वाओ ब्रांड का इम्पैक्ट देना है या बस ठीक है साडी प्रोडक्ट ले लो। सारा चलता है मार्केट में, ऐसा नहीं है कि देखिए अगर एक ब्रांड है, फॉर एग्जांपल कस्टमर हम अपना खुद डिसाइड कर रहे हैं ना प्रोडक्ट बनाने से पहले कि हमें बेचना किसको है, तो ये तो जब आइडिया के साथ आपको अपनी ऑडियंस पता है। हाँ बिल्कुल। देखिए अगर आपने प्रीमियम जाना है ना, तो यू हैव टू बी प्रीमियम इन ऑल द सेगमेंट्स। अगर आपको मिड रेंज में जाना है तो डेफिनेटली अब ऐसा नहीं हो सकता कि 150 रुपए वाली प्रोडक्ट जो है उसको हम एम करें जी बड़ा प्रीमियम ब्रांड बनेगा, नहीं कर सकते, क्योंकि आप 150 में क्या ही खेल लोगे। ऑन द अदर हैंड अगर आपकी 2000 की प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली 2000 वाला एक्सपीरियंस भी देना है आपको, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, आपने पहले दिन से डिसाइड करना है कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, आपकी ऑडियंस क्या है। अब इनके बीच में जो लेयर बनती है, बड़ी थिन लेयर रह जाती है आपके पास। ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, आप भी चैलेंज फेस करते होंगे, हम भी करते होंगे। कस्टमर आता है, सेल चाहिए जी, प्रोडक्ट कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगी। जब प्रोडक्ट अच्छी है तो पैकेजिंग कॉम्प्रोमाइज होगी, पैकेजिंग अच्छी है तो मार्केटिंग पे पैसे लगाने में जरा हो रहा है, नीचे कम कर लें, थोड़ा कर लें, अच्छा इस पे ना लगाएं, बट हमें ब्रांड भी बनना है। अच्छा अब उसके बाद ख्वाहिशात बहुत हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत है, अच्छा पता भी नहीं है। हाँ। या तो मतलब काम करने का असूल होता है ना, या कन्विंस कर लें या हो जाए, बिल्कुल ठीक है। आप लॉजिक के साथ बात करें, क्योंकि फेसबुक भी बड़ा सियाना हो चुका है, आप ऑर्गेनिक रीच कम हो गई है, ये आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, हमने भी एक्सपीरियंस किया। अगर पर्सनल प्रोफाइल के पेजेस भी बने हैं तो अब उस तरह से हमें रीच नहीं मिलती। अब ई कॉमर्स कह दिया तो फिर तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। देखिए फेसबुक जो है ना, ये इंस्टा है या टिकटॉक है, ये कोई भी प्लेटफॉर्म है, दे आर सीरियस बिजनेस। तो बिजनेस कैसे, वो चैरिटी तो कर नहीं रहा, तो वहां पे क्या देखा जाता है कि जब भी कोई पोस्ट लगती है सबसे पहले उनका एल्गोरिथम ये देखता है कि इज इट अ कमर्शियल एक्टिविटी और नॉन कमर्शियल। इफ इट्स अ कमर्शियल एक्टिविटी तो फॉरगेट इट के यू आर गोना गेट ऑर्गेनिक रीच। इफ इट्स आप वैसे को फन की वीडियो लगा देते हैं तो आप देखेंगे फन की वीडियो मिलियंस पे चली जाती है, उसकी रीच भी ऑर्गेनिकली बढ़ जाती है। तो फेसबुक हो या कोई भी दुनिया का प्लेटफॉर्म हो, वो सीरियस बिजनेस है, वो सीरियस कंसीडर करते हैं, वो कहते हैं भाई हमें भी खिलाओ फिर हम आपको भी खिलाएंगे। अच्छा हम अभी अपनी ये तो बात करें, कस्टमर को ये नहीं पता, हमारे पास ऐसा कस्टमर भी आता है जो बेचारा डसा होता है और डरा होता है, ठीक है, बहुत सारा टाइम वेस्ट करके आ रहा है, बिकॉज टाइम इज मनी। आपने एनर्जी लगाई, पैसा लगाया, टाइम लगाया, फिर भी रिजल्ट नहीं निकला, तो भाई उनका क्या कसूर है? यहाँ पे हम लोगों की गलती है, या हमारी इंडस्ट्री में ऐसे कुछ लोग बैठे हैं जो अपने शॉर्ट टाइम के बिजनेस के लिए अगले बंदे का टाइम, एनर्जी, पैसा बर्बाद कर रहे हैं और फिर पूरी इंडस्ट्री को बदनाम भी कर रहे हैं। देखिए इसमें ना दोनों रुख हैं आजकल। पहले तो इसकी मिसाल ये दूंगा, आजकल आप देख रही होंगी, शायद आपकी भी नजर से वो वीडियो गुजरी हो जी, ई कॉमर्स करें, खासतौर पर नाम ले रहे हैं आजकल, ये शॉपिफाई करें, ऑडी-ट्रोन ले ले, शॉपिफाई करें, मर्सिडीज का ये वाला मॉडल ले ले, शॉपिफाई करें तो रातों रात आप 10 मरले का घर ले ले, कनाल का। ये सारे टैगलाइन आजकल वीडियोस के थ्रू लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। मिसगाइडिंग है, भोला भाला सब बेचारा यूजर वो देख रहा है, तो पैसा किसको नहीं चाहिए, वो फैसिनेट होगा। अब यहाँ पे यूजर के एंड पे थोड़ा सा मिस्टेक ये है कि वो विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल वो कहते हैं अच्छा अगर ये शॉपिफाई से इसने ऑडी-ट्रोन निकाल ली है या मर्सिडीज निकाल ली है तो मैं भी निकाल सकता हूँ, और ये नहीं पता होगा कि शॉपिफाई है क्या, कुछ भी नहीं करता, कैसे कुछ भी कैसे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखिए, हमारा बेचारा जो यूजर, जिसको मैं बेचारा इसलिए कह रहा हूँ कि वो कुछ करते ही नहीं। भाई सबसे पहले पेपर लीजिए, A4 साइज पेपर को भरे फ्रंट और बैक से, उसके ऊपर प्लान लिखे कि आपके पास 1 मिलियन है, 1 मिलियन में से कितना आपका प्रोडक्शन पे लगेगा, कितना आपका R&D पे लगना चाहिए, कितना आपका ब्रांड बिल्डिंग पे लगना चाहिए, और इन्वेंट्री पे कितना लगना है, और आगे का आपके पास रोड मैप क्या है। 6 महीने से कम आयशा अगर कोई भी बिजनेस ओनर प्लान लेके इस डोमेन में आ रहा है ना, तो समझ लीजिए वो अपने साथ खुद ज्यादती कर रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा ना बड़ा क्लियर होता है, मुझे अगर कस्टमर आके कहे ना कि जी 3 महीने की डील कर लें और ई कॉमर्स है तो हम फिर 3 महीने के बाद देखेंगे, तो मैं सर हम नहीं कर सकते। बिल्कुल क्यों कि 3 महीने के लिए शायद हमें तो हमारी रिटेनर मिल जाए, बट वो 3 महीने के बाद
हमें भी पता है रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ट्रू आपको भी पता है, और जो काम करने वाला है उसको पता है, क्योंकि हमने कोई जादू का चिराग से रगड़ के रिजल्ट नहीं अलादीन का चिराग नहीं देने। है, प्रोसेस है, प्रोसेस टाइम लेगा और वो अपना टाइम पूरा उतना ही लेगा। ठीक है, लकीली आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, आप एकदम से क्लिक कर जाते हैं, आपकी स्ट्रेटजी इतनी आइडियल है तो आप 90 डेज में क्लिक कर जाएंगे और यू आर गेटिंग अच्छी वाली सेल, बट उसके लिए भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें भी एक पॉइंट है, आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, आपको क्लिक मिल गया, एक इनिशियल आपको थ्रस्ट मिल गया, उस थ्रस्ट को कायम भी तो रखना है। वो कायम तब रखेंगे, कंसिस्टेंसी तब आएगी जब आप काम करेंगे। पीछे स्टॉक ही नहीं बचा। स्टॉक अच्छा हुआ है, हमारे क्लाइंट के साथ हुआ है। अब देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे क्लाइंट है ना, उनका रिलेशन ऐसे ही है जिस तरह डॉक्टर का और पेशेंट का रिलेशन है। अब आप डॉक्टर के पास गए, आपके सर में दर्द है, आपने डॉक्टर को बताया पेट में दर्द है, तो वो मेडिसिन कहाँ की देगा? पेट ही की देगा ना। तो अगर हमारा क्लाइंट हमारे साथ आके प्रॉपर तरीके से डिस्कस नहीं करेगा, क्लाइंट ने क्या किया हमारे साथ, मुझे कहता है जी बेफिक्र हो जाओ पाजन, पीछे ते ट्राले भर के सामान पे है, हम भी बेफिक्र हो गए। अच्छा, उसने ऐड पे भी बड़े खुले दिल से पैसा लगाया, हमें वाकई नहीं वाकई है। जब ऑर्डर आए, 100 ऑर्डर गिरा, भाई सब पीछे से फ्लैट हो गए, कहते जी है ही नहीं मेरे पास, तो सामान ही नहीं है। मैं तो जिससे लेना था वो कह रहा है मेरे पास इन्वेंट्री का। तो मैं कह सकता हूँ, ये आपने क्यों नहीं बताया? अब पैसा किसका जाया हुआ? एफर्ट हमारी लगी, लेकिन पैसा तो अल्टीमेटली आपका जाया हुआ। वही अगर वो बता देते तो आप उसको डिवाइड कर देते थोड़े लॉन्ग रन के अंदर, और थोड़ा स्लोली एंड स्ट्रेटजी चलते तो क्लाइंट रिटेन भी रहता, बाउंस नहीं करता। तो ये तो अपने साथ बड़ा खतरनाक मिसाइल उड़ाया आपने जो वापस आ गया। अभी एक क्लाइंट रिसेंटली हुआ है, उनके हमने तकरीबन 4 से 6 वीक हमने उनकी कोई जो कैंपेन चलाई है। वो स्ट्रगलिंग विद द प्रीवियस कंपनी, हमारे पास आया तो चीजें बहुत हद तक बेहतर हुई। अब 1 महीने में वही आप वाली बात कि हमारे पास कोई जादू का चिराग नहीं है, 1 महीने में लेकिन जो परफॉर्मेंस उसकी आई, तो इंटरनली वी हैव बीन डिस्कसिंग कि यार बहुत ही अमेजिंग इसके रिजल्ट्स हैं, तो अब इसको ग्रोथ का प्लान देते हैं। अब ग्रोथ का प्लान डिस्कस हुआ, सब कुछ हुआ, तो कहता है जी मैं 6 नई प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो उसकी मुझे लगेंगे 3 से 4 वीक लगेंगे। नेक्स्ट अच्छी सारी हमारी मीटिंग हो गई, 1 घंटे की, एग्री हो गया। नेक्स्ट डे क्लाइंट आता है, कहता है यार मुझे ना अपनी कैंपेन्स रोकनी है फॉर अ मंथ, क्योंकि मैं उन 6 प्रोडक्ट पे काम करने लगा, मैं सर पकड़ के बैठ गया। अच्छा मुनीर, अपने जैसे शुरू में कहा कि आप लोकल में भी कर रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में भी कर रहे हैं, लोकल मार्केट में आपको क्या चैलेंजेस रहे? लोकल मार्केट का जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, वो क्लाइंट का बजट नहीं होता। अब मोस्ट ऑफ द टाइम, खास तौर पे जो सिर्फ टेस्ट करने के लिए आते हैं, देखिए ये बिजनेस है, सीरियस बिजनेस है, इसमें टेस्टिंग वेस्टिंग कुछ भी नहीं है। अब क्लाइंट आता है, बजट है जी 30,000 रुपया, 40,000 रुपया, 50,000 रुपया। हमें ये चीज अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि ये जो बजट हम 40-50,000 या लाख रुपया लेके आ रहे हैं, ये बजट कन्वर्ट होना है सबसे पहले आपका डॉलर्स में। ठीक है, क्योंकि चाहे आप पाक रुपीज में ऐड चला रहे हैं या डॉलर्स में चला रहे हैं, एंड ऑफ द डे जाना उन्हीं को ही है। ठीक है, तो आपका इस वक्त मार्केट के अंदर कंपटीशन भी अच्छा खासा बढ़ चुका हुआ है। आज से 3 साल पहले की अगर आप बिड देखें और आज की बिड देखें, जमीन आसमान का फर्क है इसके अंदर, क्योंकि कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ता है, आपकी एक्विजिशन कॉस्ट ऊपर चली जाती है। कंपटीशन बढ़ गया, डॉलर रेट, करेंसी कहाँ चली गई है? पड़ा है, तो बहुत सारी चीजें, बहुत फैक्टर्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। पहले देखें, आज से अगर मैं ओवरऑल अमेज़न की बात करूं, तो आज से 3 साल पहले भी हम कहते थे 30 से 35,000 में एक अच्छी लॉन्च यूएसए में हो जाती है। आज भी मोर और लेस वही प्राइस है, लेकिन उस वक्त बनता था 40-50 लाख रुपए, आज बनता है 1.5 करोड़ रुपया। हम पाकिस्तानी ना, हमने कन्वर्ट करके देखना है। अब क्योंकि डॉलर को तो फर्क नहीं पड़ा, बट हमारी करेंसी बहुत फ्लक्चुएट हुई है, उससे हमारी चीजें बहुत डिस्टर्ब हो गई हैं। पहला चैलेंज ये है। सेकंड चैलेंज जो आता है वो ये है कि लोगों पे रोड मैप ही नहीं है। वो कहते हैं अच्छा जी ऐड चलानी है, पहले के एजेंसी से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। खुदारा एजेंसीज को तब्दील करने से पहले आप ये चीज सोच लीजिए कि एक को अगर आप छोड़ के आ रहे हैं बगैर प्रॉपर टेस्टिंग किए, दूसरे के पास आएंगे तो तीसरे महीने आप फिर तीसरी को चेंज कर रहे होंगे। मेरे ख्याल में एजेंसी बदलना मसला नहीं है, पहले क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसको क्लैरिटी चाहिए कि आपको चाहिए। क्योंकि देखें, डॉक्टर के पास हम जाते हैं, जब तक अपना तबीयत और मसला नहीं बताएंगे ना, डॉक्टर आपको ऑपरेट नहीं कर सकता, ट्रीट नहीं कर सकता, आपको मेडिसिन नहीं दे सकता। क्लाइंट आता है जी, बुराइयां तो कर रहे होते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपका टाइम वेस्ट हुआ है, पैसा वेस्ट हुआ है, अग्रेसिव भी हो जाते हैं, बनता है, गुस्सा आता है। बट जब तक आपको चाहिए क्या, आप अपनी ख्वाहिशात बताएं, वो किस हद तक पूरी हो सकती नहीं हो सकती, ये तो हम मसला सुनने के बाद बताएंगे, और कितने टाइम में होंगी। अब सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, लोग आते हैं जी 2 लाख का बजट है, 3 लाख का बजट है, चलें जी ठीक है। अब एक्सपेक्टेशन क्या है, महीने तो 7 लाख का रुपया चाहिए है भाई। 3 लाख लगा के अगर लाख आने लग जाए, और वो भी पहले महीने दूसरे महीने में, तो फिर तो मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान को इसी काम 25 करोड़ आवाम इधर ही लगा देते हैं हम लोग। हमने हमारे पास ना पिछले दिनों लास्ट मंथ एक क्लाइंट की पिच थी, तो कोई 15-20 दिन उन्होंने हमारे ज़ाया किए, क्योंकि ऑन बोर्ड नहीं हुआ तो मैं उसको वेस्ट ही कहूँगी। उससे पहले वो इन्वेस्ट कर रहे थे। मैं उनको बहुत पहले से जानती थी, बैक इन 2016 ऑलरेडी वो
कोई 3 करोड़ का लॉस करके एक ब्रांड बंद कर चुके थे। अच्छा, उसकी मिस्टेक्स, अब क्योंकि मैं उनकी हिस्ट्री जानती थी तो मुझे समझ में आ गई उनके पेन पॉइंट्स। मतलब मुझे ऐसा लगता है बिजनेस कोई भी हो, सिर्फ ई कॉमर्स या डिजिटल नहीं, पेशेंस और कंसिस्टेंसी बड़ी ज़रूरी है। ठीक है, आप कह रहे हैं आज हम लगा रहे हैं, हमें रातों रात मिल रहे। अच्छा, उनको हमने पूरे साल का प्लान बना के दिया कि अभी हम आपका लॉन्च करेंगे, फर्स्ट 3 मंथ्स में हम ये स्पेंडिंग करेंगे, अगले 3 मंथ्स में ये करेंगे, अगले 6 मंथ्स में ये स्पेंडिंग होगी, और एक्सपेक्टेड बजट्स के साथ हमने ऑर्डर्स भी बताए, ये आएगा। प्लस हम ब्रांड पोजिशनिंग करके दे रहे हैं आपको, आपके ऑडियंस आइडेंटिफाई करके दे रहे हैं आपको, हम बता रहे हैं कि आपकी अवेयरनेस भी होगी, आपकी रीच भी होगी, आप कन्वर्ट भी होंगे। तो अभी आपको कोई नहीं जानता, बट 1 साल के बाद, 12 महीने के बाद, 365 डेज के बाद एक्चुअली आपको लोग बोलेंगे आपका ब्रांड देखा, आपकी चीज़ें देखी, तो आप कई मार्केट में दिख रहे होंगे। तो ये एक चैलेंज, ग्रोथ होगी, इन्वेस्ट किया, पूरी नहीं इन्वेस्टमेंट शायद वापस आए, बट कुछ ना कुछ आपको रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। अब मे भी ब्रांड अपने खर्चे खुद उठा ले, खर्चे उठा लेगा तो प्रॉफिट भी दे देगा। अच्छा, प्लान कर लिया, सब हो गया, उसके बाद हमें रिस्पांस पता क्या मिला? 20-22 दिन की मेहनत के बाद, इतने पैसे लगाने तो हम स्टोर ना बना लें। अब वो टिपिकल माइंडसेट को हम नहीं बदल सकते जो दुकानों वाला है। भाई दुकान का, फिर आप डिजिटल वाली साइड पे मत आए। अगर आपको रिटेल की दुकान में जाना है, दुकान करें, वहां पे इससे ज्यादा खर्चे होने वाले हैं। अच्छा, उसकी जर्नी भी लंबी है कंपेयर टू डिजिटल। उसकी जर्नी बहुत लंबी है और पेनफुल है। अभी भी हमारे यहाँ जितने भी आपके फिजिकल स्टोर्स हैं, उस पे एक कॉन्सेप्ट है गले पे चढ़ के बैठना। जब तक आप ऑनर आपके कैश काउंटर पे नहीं बैठा, आपके मुलाजिमीन आपको कमा के नहीं दे रहे। चले, आप नहीं बैठे, आप सिस्टम बनाने जा रहे हैं ना, सिस्टम ऐसे बन जाएगा। तो आपको मैन पावर चाहिए, ज्यादा पैसे लगेंगे, आपको मैन पावर चाहिए। आप रिटेल स्टोर बनाने जा रहे हैं तो आपको 3-5 साल 10 साल के लिए आपकी शॉप रिक्वायर होगी। 1 साल के एडवांस चेक्स होंगे, शॉप रेनोवेट होगी, डिजाइन भी होगी, उसके बाद उसके अंदर आपको इन्वेंट्री भी भरनी है, फिर आपको बंदे भी खड़े करने इनको बेचने के लिए, बिल्स भी आने, उसके बाद सेल आनी है। उससे अगला प्रॉब्लम, फिर एक स्टोर बना लिया, अब आप एक स्टोर के कुजे में बंद हो गए, दूसरा स्टोर बनाना है, तीसरा बनाना है, चौथा बनाना है, फिर उनको लिंक करना है। इसके लिए जो आपने स्टाफ रखा है ना, वो स्टाफ भी आपका एजुकेटेड होना चाहिए। बिकॉज आप एक स्टोर को दूसरे के साथ जब सिंक्रोनाइज करेंगे तो डेफिनेटली यू नीड टेक्नोलॉजी आउट हियर। टेक्नोलॉजी का मतलब ईआरपी डालेंगे, कुछ भी डालेंगे, तो ईआरपी तो आपका पढ़ा लिखा बंदा करेगा, उस पे भी लगेंगे, उस पे डबल ट्रिपल लगेंगे आप। करेक्ट, ठीक है। तो ऑनलाइन का सबसे बड़ा फायदा ही ये है कि आप 1 सिटी, 2 सिटी, 4 सिटी, 10 सिटी, कल को इवन कंट्री भी चेंज करना चाहते हैं तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ changing the domain and changing the campaign level। अच्छा, हम प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, क्लाइंट्स की भी हमारी, हम भी तो अपने रिसोर्सेज से काम ले रहे हैं ना। हाँ, बिल्कुल। रिसोर्स हैंडलिंग आपके लिए कितना चैलेंज बनता है अपने प्रोजेक्ट्स को फुलफिल करने के लिए और डिलीवर करना। लेट मी टेक अ डीप ब्रीथ मेरे लिए अब देखिए, आप तो स्टिल आपकी जर्नी लोकल से स्टार्ट हुई, सब कुछ है, तो मेरे लिए तो अभी तक ये सबसे बड़ा मसला बना हुआ है, क्योंकि मेरा जो मेजर टाइम है वो अब्रॉड गुजरा है, तो यहाँ की अभी तक मेंटालिटी के साथ में जेलअप नहीं हुआ। सबसे बड़ा, अगर आज मुझे पूछे ना कि मुनीर आपकी एजेंसी में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, तो आई कैन easily say कि भाई resources is the only issue I am facing at the moment। सेल लाना कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सेल को डिलीवरी भी इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं, लेकिन टीम को रिटेन करना चैलेंज है। हम ना, मेरे किसी सीनियर से बात हो रही थी, तो कहते 2001 में वो एजेंसी में थे, तो उस वक्त भी ये मसला था जो आज आपका मसला है। मेरा मसला क्या था, लोग कहते जी नौकरियां नहीं है, हम कहते बंदे नहीं है। देख लें, अच्छा, बंदे हैं, नौकरियां जिनको चाहिए ना अब, क्योंकि आजकल टेम्परामेंट इतना शॉर्ट हो गया, सब कुछ बड़ी जल्दी जल्दी सब चाहिए जी। और आपको मतलब ऑब्वियसली स्किल के अकॉर्डिंग पे किया जाएगा, आपकी लर्निंग के अकॉर्डिंग आपको पे किया जाएगा, और अगर आपको हम सिखा रहे हैं प्लस कुछ आपको साथ में मिल भी रहा है, तो पेशेंटली चलें, लर्न करें, मिलके कमाएंगे। अब मैंने ना एक चीज़ अपनी एजेंसी में ट्राई की, मुझे बड़ा शौक था उस चीज़ का कि लोगों को एम्पावर करो, कब तक नौकरी पे रखोगे। तो मैं जब भी मेरे पास कोई रिसोर्स आता है ना, मैं इवन इन द फर्स्ट इंटरव्यू इटसेल्फ, जब फाइनल इंटरव्यू हो रहा है, तो उसमें मैं चीज़ कहता हूँ कि आपके रोड मैप में ये मेरी तरफ से आपके ऊपर कोशिश होगी कि अगर आप में थोड़ा सा भी बिजनेस का कीड़ा है, स्पार्क है, तो आई विल मेक श्योर कि मैं आपको जॉब के ऊपर रहते हुए बिजनेस खड़ा कराऊंगा। अपनी एजेंसी में इन्वेस्टमेंट मेरी होगी, आपका एक छोटा सा अमाउंट लगवाऊंगा, वो भी अगर आपके पास हुई नहीं हुई तो कोई मसला नहीं, पैसा मेरा, आइडिया आपका, वर्किंग सारी रिसोर्सेज सारे मेरे, काम करें। इतनी पेन कोई नहीं लेता मुनीर, ट्रस्ट मी। एक सिंगल रिसोर्स हुआ है सिर्फ तैयार अभी 3 साल में, सिर्फ एक रिसोर्स, उसके अलावा एक सिंगल ऐसा मुझे वो नहीं मिला रिसोर्स जिसको मैं कह सकूं हाँ यार ये एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा। वो जो एक हुआ है
उसमें भी ये समझ ले कि उसमें पहले से ऑलरेडी था वो चीज़, वो मेरे पास सिर्फ आया इसलिए था कि साल 2 लगाऊंगा, मुझे पता चल गया, मैंने कहा भाई कहीं और भी तो जाकर करना है तो मेरे साथ करो। वो मेरे से सैलरी भी ले रहा है, मेरे एक बिजनेस में वो पार्टनर भी है मेरा, ठीक है। तो वो एक वाहिद मेरा फॉर्मूला एक बच्चे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं ना, मुझे तो इस बात में 6 साल हो गए हैं, सही, ठीक है। हमारी टीम की, हमारी कोर मैनेजमेंट की ये था कि हम अपने लोगों को जो ओनरशिप लेंगे, हाँ, हम इक्विटी देते हैं, बिल्कुल, हम आपको शेयर्स देंगे अपने, हाँ, आप आए, बट उसके लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप अपना दिल, जान, खून, जिगर सब दे रहे हो, आप पेन ले रहे हो, ज़्यादा नहीं मांग रहे। वो 8 घंटे जो बैठ के काम करना है, सिर्फ वो आप 100% लॉयल्टी के साथ वो 8 आवर्स में आप वो डिलीवर करें जो आप कर सकते हो, कर सकते हैं, बट नहीं कर रहे। जॉब नहीं, ओनरशिप करें 8 घंटे की, हाँ, तो नहीं है वो एक बड़ा मुश्किल काम है। और ये ऑनरशिप मैं समझती हूँ ये आपकी बिल्ट इन है, ये हम लोगों में डेवलप नहीं कर सकते। अच्छा, ये मतलब मैं इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, क्यों? देखिए, आपके अंदर या तो फिर ख्वाहिशात छोड़ दें, या तो आप ये डिसाइड कर लें। पता है कि मुझे लगता है सोशल मीडिया, हम डिजिटल से रिलेटेड लोग हैं, सोशल मीडिया की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन ये जो टिकटॉक्स और इन्फ्लुएंसर्स टाइप की कम्युनिटी ने अच्छा जो 4-6 रील्स डाल के ये सब करके अगर हम पैसे कमा सकते हैं तो हम 8-9 घंटे की ड्यूटी क्यों करें? अब यकीन करेंगे, अंदर से सारे नंगे हैं, मैं आपको बड़ा ओपनली बता रहा हूँ। मैं तो बैठता उठता हूँ ना इनमें, ठीक है, अंदर से चेक कर ले, ये जो सारे जी गाड़ी है तो ये फलाना, तो अंदर से सब खोखले हैं। रियलिटी ये है कि भाई ये दुनिया का दस्तूर है। अगर आज आपके मार्क जुकरबर्ग को काम करना पड़ रहा है, एलन मस्क को काम करना पड़ रहा है, आपके बिल गेट को काम करना पड़ रहा है, आपके मलिक रियाज को काम करना पड़ रहा है, आपके एमसीबी के मालिक को काम करना पड़ रहा है, तो हम कौन है? हमें भी देखें काम करते हुए 10 साल से ज्यादा आपको हो चुका है। मुझे 17 साल हो गए डोमेन के अंदर, मुझे भी 12-13 साल हो गए काम करते हुए, और मुझे लग रहा है हर बढ़ते दिन के साथ हम पे जिम्मेदारी और आ रही है और हमें काम ज्यादा करना पड़ रहा है। क्यों? अगर हमारे गोल्स हाई हैं, हमें कुछ ज्यादा अचीव करना है, तो उसके लिए हमें उतना काम भी करना पड़ेगा। आयशा, मुझे ऑनेस्टली बताइएगा, क्या आपको रात को 10 बजे कॉल नहीं आती? आप तो चले लोकल कर रहे हैं, मेरा तो घेर ही उल्टा लगता है। अब देखिए, मैं रात के 12 बजे भी क्लाइंट है ना। अच्छा, ये एज ए एजेंसी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हम क्लाइंट को मना नहीं कर सकते कि 10 बजे और आज सैटरडे या मंडे को बात करेंगे, नहीं भाई हम कह नहीं सकते। अब मेरा जब यूएस में रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ब्रांड, एग्जैक्टली, अब यूएस में चलता है ना, अब इस वक्त हमारा डे ऑफ हो गया पाकिस्तान में, उनका डे स्टार्ट हो गया, तो मुझे अब कॉल आई रात के 12-1 बजे। वो 1 बजे वाली कॉल समटाइम्स वो 3-3 बजे भी चलती है। तो मैं ये नहीं कह सकता, अच्छा मैं अपने किसी इंप्लॉय को बीच में नहीं डालता, क्योंकि ठीक है उनका मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है डे टाइम का, मैं उनको डे में ही एंगेज रखता हूँ। मैं और मेरा पार्टनर वी ऑलवेज मेक श्योर या हमारा एक मैनेजर के भाई हम जो कॉल पे जाएं अपने क्लाइंट को सेटिस्फाइड करें उनके टाइम के हिसाब से, बिकॉज वो अपने टाइम के हिसाब से उन्होंने हमें हायर किया, ना कि हमारे टाइम। और मैं बताऊँ, ये आपकी शायद मेरी भी यही पॉइंट है कि हम जब तक क्लाइंट को आप खुद ऑनरशिप के साथ डील जो हम करते हैं ना, वो हमारा एम्प्लॉय नहीं कर सकते जो पेरोल पे है। बिल्कुल, हाँ, अनटिल अनलेस के लकीली हमें कोई ऐसे लोग मिल जाए, होते हैं, हम भी तो अच्छे लॉयल एम्प्लॉयज थे जी, ऐसे होंगे, हमें बस वो मिलना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, डिगिन करना पड़ेगा कि वो वैसे लोग हमें मिले। अच्छा है, मेरे पास भी टीम में है, आपके पास भी है, हम मेजोरिटी की बात करें यहाँ पे कि जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा, इन्फ्लुएंसर बनना या आप आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स ने जो काम खराब किया हुआ है, अच्छी बात है, करें, मोटिवेट हो, लेकिन पीछे को बेस तो रखें अपनी। आप कम से कम इस चीज को तो देखें कि जो जिन बड़े बड़े लोगों का नाम लिया, अगर आज भी वो 16-18 घंटे काम कर रहे हैं, तो भाई आपका तो करियर अभी स्टार्ट हुआ है। मेरा तो बड़ा सीधा सा मुझे एक ही गुर मिला है, शॉर्टकट है सक्सेस का, वो है काम, हार्ड वर्क। ठीक है, मतलब इसके अलावा कोई कुछ कहता है ना तो भाई वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है आपको। हम इतने अरसे से काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अगर चीज़ें चल रही हैं तो हमारी ऑनरशिप है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारा हार्ड वर्क है। आप सब कर लें, अब बड़े लॉयल है, सब कुछ है, बट काम नहीं कर रहे, हाँ, तो फिर भी कुछ नहीं होना। हाली लॉयल्टी से भी कोई कुछ नहीं हो सकता। काम अल्लाह ताला भी तो उसी को फल लगाएगा ना जो अपने लिए खुद एफर्ट करेगा, हीला करने से वसीला बनता है। तो हमें काम के साथ, नीयतों के साथ एफर्ट भी अपनी करनी पड़ेगी। मुझे ये बताएं, पीआर कितनी इफेक्टेड है हमारे ई कॉमर्स के बिजनेस को, चाहे वो लोकल मार्केट है चाहे वो इंटरनेशनल है, आजकल के लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से कितना इफेक्ट या इम्पैक्ट देती है? पीआर की अगर बात करें आज की डेट में, मुझे नहीं पता आगे आने वाले साल 1.5 साल में क्या ट्रेंड चेंज होगा, क्योंकि अगर हम पिछले 3 साल की हिस्ट्री देखें तो बहुत चीजें रैपिडली चेंज हुई हैं। आज की डेट में पीआर के बगैर आपका कोई बिजनेस है, चाहे वो ई कॉमर्स है, फिजिकल बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, उसमें आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। पीआर आपको 1 स्टेप 2 स्टेप आगे के माइलेज देता है। देखिए, अगर आपकी पीआर अच्छी है, खासतौर पर जिस तरह हम ई कॉमर्स वाले लोग हैं
या डिजिटल वाले लोग हैं, तो हमारी तो हर चीज़ ऑनलाइन है ना। तो ऑनलाइन में अगर हमारी खुद की ब्रांडिंग नहीं है, ठीक है, अगर हमारी खुद की पोजीशनिंग अच्छी नहीं है, तो हम अपने क्लाइंट को क्या पोजीशनिंग देंगे? अब अच्छा ब्रांडिंग क्या है, लोग ये समझते हैं जी डेली पुट्ठा मुंह बना के पाउड बना के तस्वीर लाती थी ब्रांडिंग। नहीं भाई, आपकी सीरियस ब्रांडिंग। अब देखिए मेरी ब्रांडिंग, आप लिंक्डइन पे चले जाएं, स्नैप पे चले जाएं, टिकटॉक पे। टिकटॉक का प्लेटफॉर्म किस वजह से मशहूर है? किसी पुट्ठी सीधी वीडियो की वजह से। मेरा टिकटॉक के ऊपर एजुकेशनल कंटेंट चलता है, ठीक है। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हैं, आपका एक चेहरा होना चाहिए। ये नहीं है कि एक जगह पे आप पाउड बना के सेल्फी लगा रहे हो, दूसरी जगह पे जाए तो प्रोफेशनल, हाँ प्रोफेशनली कोट शूट पहन के तो आप बाबू बन के बैठ के नहीं। आपकी ब्रांडिंग ऑल अक्रॉस प्लेटफॉर्म होनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव कि कहीं भी आपकी ऑडियंस बड़ी है या छोटी है, इररिस्पेक्टिव कि कोई प्लेटफॉर्म छोटा है या बड़ा है, ब्रांडिंग आपकी है। यू हैव टू पोजीशन योरसेल्फ जो आप बनना चाहते हैं। आज अगर मैं अपने आप को एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर कहता हूँ, तो इसका मतलब है कि मुझे वो दिखना भी है, दिखाना भी है और उस पर अमल भी करना है। वेरी गुड, ट्रू। थैंक यू सो मच मुनीर, बड़ा प्रोडक्टिव सेशन रहा हमारा। अभी भी बहुत सारे सवाल है, लेकिन हमारी टेक्निकल टीम हमें इजाज़त नहीं दे रही हम और बातें करें। तो इंशाल्लाह हम जो चीज़ें रह गई हैं, जो मेरे माइंड में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, हम इसको फिर इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। सो पार्ट 2 का आप लोग वेट ज़रूर करिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू मुनीर। थैंक यू वेरी मच।